डिस्कस करना यहाँ चाह रहा हूं तुम्हें। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल किसको याद है? हरलीन बताएगी। हरलीन, हरलीन, हाँ जी सर। तुम्हें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल बताओ भैया। अभी पेपर दिए हो? नहीं बताओगे? कोई बता सकता है? सबको ऑप्शन है, कोई बता दे। लॉज ऑफ मोशन में था लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो प्रिंसिपल। उसमें तो ये था ना कि जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं तो उनका जो बिफोर और आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम होता है वो मैंने सेम ये नहीं रहता है। बताया, मैंने तो ये नहीं बताया। सर फाइनल और इनिशियल सर इक्वल टू 0 होते हैं। फाइनल नहीं, मोमेंटम मैंने ये तो नहीं बताया है सर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट। जी। दिस इज द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। आप प्रिंसिपल बता रहे हो ना, आप फॉर्मूला क्यों बता रहे हो? आई बात समझ में? यस सर। मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल मैंने बोला व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्सेज acting on the system, linear momentum remains constant. जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तो उसके मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी तभी कांस्टेंट होगा जब फोर्स जीरो हो। आ गई बात समझ में? यस सर। देव क्लियर है? कार्तिक क्लियर है? यही हमने स्टेटमेंट लिखवाया था। अगर तुमने देखो, अभी हमने रोटेशनल में क्या बताया था? फोर्स किसके एनालॉगस होता है? टॉर्क। यहां क्या स्टेटमेंट लिखना है? व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क। मैं इसी में लिख देता हूं ताकि तुम लोग नोट डाउन भी कर लोगे। इसी में मैं लिख देता हूं ताकि तुम लोग नोट डाउन भी कर लोगे। एंगुलर मोमेंटम मैं यहां पर स्टेटमेंट लिख रहा हूं, थोड़ा नीचे स्पेस लेके, ताकि वो न्यूमेरिकल को यहां कंप्लीट करेंगे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। सर व्हाट डू यू मीन बाय एनालॉगस? एनालॉगस का मतलब सेम नेचर सेम फंक्शन। ओके। और तुम, अच्छा, तुम लोग को ये पता है कि मोमेंट जो रोटेशनल मोशन में क्या क्या डिलीटेड है सीबीएसई में? नो सर। क्या सर क्या डिलीटेड है सीबीएसई में? जो ये चैप्टर हम कर रहे हैं इसमें कौन कौन सा चीज, कौन कौन सा टॉपिक डिलीटेड है पता है? सर बस इतना पता है कि जो भी आपने सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, सर रिंग का, उन सब का बताया था सर, वो हाँ, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है क्योंकि सिलेबस से ही पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ही हटा दिया है और उसके हाँ जी एप्लीकेशन। सर। मतलब जैसे रिंग का केवल याद रखना है एक केस, सेंटर के अबाउट mr²। डिस्क का एक याद रखना है हाफ mr²। रॉड का एक याद रखना है 1/12 ml²। स्फीयर का याद रखना है 2/5 mr²। केसेज उसका नहीं है सिलेबस में। मैंने तो बहुत कुछ, सोचो पूरी चैप्टर मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाया है हमारे कंसेप्ट के लिए। जो सिलेबस सीबीएसई ने दिया है वो पढ़ाते ना तो तुम्हें रोटेशनल एक लाइन भी तुम नहीं कर पाते। समझ रहे हो कार्तिक? प्रज्ञा समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी। इतना मैंने कराया है। अगर इतना मैं नहीं कराता तो तुम क्वेश्चन नहीं कर पाते। छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करके हमें निकलना पड़ता। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क is acting on a system,
angular momentum remains constant. Means torque is rate of change of angular momentum. ये भी फॉर्मूला हमने डेराइव करके बताया था, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, याद है? यस सर। हमने अभी क्या बताया, नो एक्सटर्नल टॉर्क। अगर हम टॉर्क को जीरो करते हैं तो जीरो इज डीएल बाई डी टी। एक मिनट, तो एल इज कांस्टेंट। एक्चुअली जिस मैम से मैं पढ़ा रहा था साउथ दिल्ली में आईएएस ऑफिसर है मैम, इनकी डॉटर मेरे पास ज्वाइन की है। समझ रहे हो पर क्या? हाँ जी सर। ये अरविंद केजरीवाल के बैचमेट हैं। आईएएस है, मिनिस्ट्री में। तो एल इज कांस्टेंट, मीन्स अगर टॉर्क जीरो होगा तो एल की वैल्यू कांस्टेंट होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज जीरो। तो एल क्या होता है, आई इंटू ओमेगा इज कांस्टेंट, मीन्स I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। दिस इज द लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। सबको क्लियर है यहां तक? यस सर। एल फिर से बता दो सर एक बार। एल इज कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो होगा ना। टॉर्क हमने जो जीरो लिखा, तो टॉर्क इज डीएल बाई डी टी, डीएल बाई डी टी इज जीरो, इट मीन्स एल इज कांस्टेंट। ओके सर। आगे बात समझ में? और एल होता Yes, आई sir. इंटू ओमेगा इज कांस्टेंट, इट मीन्स I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। जैसे मोमेंटम ही P कांस्टेंट होगा तो तुम क्या लिखोगे, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, यही लिखोगे। हेलो, यस सर। आगे सबको क्लियर हो गया? यस सर। अब मैं क्वेश्चन पर आ जाऊं। यस सर। चलिए, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, फर्स्ट हमें जो लिखा हुआ है कि जो स्फीयर अर्थ है वो श्रिंक होकर 1/64 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, मतलब 1/64 से वॉल्यूम कम हो गई है। तो हमने यहां रिलेशन लिया था, इससे हमने आर कैलकुलेट कर दिया। तुम ये आर, यहां से हमने आर कैलकुलेट कर दिया, जो फाइनल रेडियस है r/4 होगी। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यस। अब हम आ गए, देखो जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी वर्क नहीं कर रहा है, तभी तो कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, 24 आवर में 1 रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। अगर सोचो उस पर कोई फोर्स लग जाए, उस पर कोई टॉर्क लग जाएगा तो ऑटोमेटिक स्पीड कम हो जाएगी, तो 24 आवर से कम टाइम में ही वो अपने रोटेशन को कंप्लीट कर लेगा। हमारी बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। हेलो, मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे हम अपने घर से हमें आनंद विहार आने में हाफ एन आवर लग रहा है, अगर हमने स्पीड को बढ़ा दिया तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करते हो, तुम गियर चेंज कर रहे हो। गियर चेंज करने का मतलब तुम टॉर्क चेंज कर रहे हो, टॉर्क को तुमने लगाया है, टॉर्क बढ़ाया है, तभी वो स्पीड बढ़ गई उसकी। तो अर्थ अपनी एक्सिस पर 24 आवर में 1 रोटेशन कंप्लीट करता है, ये तो तुम्हें पता है। क्लियर है ना यहां तक? यस सर। तो अगर तुम उसको स्पीड को बढ़ा दोगे तब तो 24 आवर से कम 20 आवर में ही रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, 18 आवर में ही अपनी रोटेशन को कंप्लीट कर जाएगा। सर इसका मतलब ये है, हाँ बोलिए। सर
स्पीड से आपका मतलब सर एंगुलर वेलोसिटी है ना? एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पर तो अपनी एक्सिस पर तो एंगुलर वेलोसिटी की हम बात करेंगे, एंगुलर स्पीड बोलो। हाँ जी। आ गई बात समझ में? इसका मतलब ये है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट कर रहा है, मतलब ओमेगा कांस्टेंट है। इसका मतलब यह है कि इस पर कोई टॉर्क नहीं लग रही। देखो, फोर्स लगाकर हम स्पीड को बढ़ाते हैं, टॉर्क लगाकर हम एंगुलर स्पीड को बढ़ाते हैं। आ गई ना बात समझ में? सर आप एक बार ये Yes, sir. जो आपने लाइन बोली उसको फिर से रिपीट कर मैं ये बोल रहा हूं कि फोर्स अप्लाई करते हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है ना फोर्स अप्लाई करने पर, हाँ जी सर। क्योंकि एक्सेलरेट हो जाएगा या रिटार्ड हो जाएगा बॉडी, यही होगा ना फोर्स अप्लाई होने पर। यस सर। तो टॉर्क अप्लाई होने पर क्या होगा, उसका एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ बोलो। तो इसका मतलब अगर अर्थ अपनी एक्सिस पर एक फिक्स स्पीड से रोटेट करता है, इसका मतलब क्या है, उस पर कोई टॉर्क नहीं लगता है। तो अगर टॉर्क नहीं लगता है तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क is acting on the system, angular momentum is conserved. तो एंगुलर मोमेंटम L हो गया I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। I1 एज 2/5 m r स्क्वायर जो ओरिजिनल है, ओमेगा 1 2π/T1 2/5 m r डैश का स्क्वायर ओमेगा 2 2π/T2 2/5m 2/5m 2π से 2π कैंसिल means r square by t1 r dash square by t2 means यहां से हमें t2 कैलकुलेट करना है। तो t2 किसके इक्वल होगा, t2 इज इक्वल टू r dash square by r square into t1। r dash हमारा है r by टॉर्क तो लग ही 4। नहीं रहा। तो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व हो गए ना, टॉर्क नहीं लगेगा, यही तो हमने प्रिंसिपल नीचे लिखा है। Yes, अगर sir. टॉर्क नहीं लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। सर। आ गई बात समझ में? हाँ बोलिए। सर आपने सर ओमेगा 1 के जगह पे क्या लिखा है? 2π/T1 ओमेगा होता है 2π/T, ओके सर। 2π/T2 2/5m से 2/5m कैंसिल, r स्क्वायर बाई T1 r डैश स्क्वायर बाई T2 T2 इज इक्वल टू r डैश स्क्वायर बाई r स्क्वायर इंटू T1। r डैश इज r बाई 4 का स्क्वायर बाई r स्क्वायर इंटू T1। दिस इज इक्वल टू 1/16 ऑफ T1 1/16 और T1 की वैल्यू 24 आवर होता है अर्थ की रोटेशन, तो ये कितना आएगा 1.5 आवर। आया समझ में? हाँ जी सर। किसी को भी कोई डाउट है सर पूछ लो, फिर से बहुत बता दो कम। सर ये वाला। कौन सा, कहां से बताऊं? सर यहाँ से ही। तो सर इस यहां जो से आपने, यस सर। I1 हम क्या ले रहे हैं, स्फीयर का क्या होगा, अर्थ एक स्फेरिकल है 2/5 mr स्क्वायर जो ओरिजिनल है, और ओमेगा इज 2π/T1 T1 इज द 24 आवर, अर्थ अपनी एक्सिस पर 24 आवर में 1 रोटेशन कर श्रिंक होकर इसके रेडियस r डैश हो गई 2/5 m r डैश स्क्वायर इंटू 2π/T2 2π से 2π कैंसिल 2/5m से 2/5m कैंसिल, तो r स्क्वायर बाई T1 r डैश स्क्वायर बाई T2
हमें चाहिए T2 की वैल्यू, T1 24 गिवन है, R डैश तुमने निकाल रखे वो R/4, R की टर्म में है, कैंसिल हो गई 1.5 R, दिस इज इक्वल टू T2। सर क्या R प्राइम जो है वो R/4 है? हाँ, R/4 का स्क्वायर करोगे ना, हाँ जी, तो हाँ 4 4 जा 16 हो गई, और अपॉन R स्क्वायर से डिवाइड हो गई, तो सर T1 मुझे बाई सर ये समझ में नहीं आया, 2 पाई हमने T1 और T2 लिया है। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर स्पीड होती है ना, 2 पाई न्यू होता है, ये पता है, यस सर। और न्यू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या ओके होती है? सर। 1 अपॉन टाइम पीरियड। हाँ सर। आया? यस सर। किसी को भी कोई डाउट? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये ग्रेविटेशन में भी ये क्वेश्चन मिलता है। आगे बढ़े, हाँ जी सर। हाँ जी ग्रेविटेशन स्टार्ट कराता हूँ। सर बोलिए। सर क्या आज सर क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्या? थोड़ी सी लंबी मतलब कितने? सर मतलब कि सर 15 मिनट्स मोस्ट प्रॉब्ली। चलो कर लेना। नहीं क्योंकि सर वो बीच में सर फोन आते तो इसलिए सर क्लास की लेंथ तो चलो थोड़ी। कर लो ना, कर लेना, थैंक यू कर लो ना, जितनी बोलोगे उतना करा दूंगा। ठीक, अब हाँ खुश? जी सर। हाँ जी सर। कोई दिक्कत नहीं भैया, आजकल फोन ही एक रास्ता है और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करें ग्रेविटेशन। यस सर। कार्तिक, यस सर। ग्रेविटेशन देखो, पहले हम डिफाइन करेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। force of attraction between the two bodies in universe, this is called force of gravitation। किसी भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक टर्म होती है, ग्रेविटी, इट इज द force of attraction between the two bodies in which one must be the earth। सर क्या लिखा सर, वापस एक बार पढ़ दो। देखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस समझना है। जैसे लाइक अर्थ और मून के बीच में, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम क्या ले रहे हैं, जैसे एक अर्थ है और दूसरा एक पेन है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगी, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी सर हम अगर अर्थ अर्थ के और कोई रिस्पेक्ट, भी ऑब्जेक्ट है तो ग्रेविटी, और अगर कोई भी टू बॉडीज है तो ग्रेविटेशन। जी, एनी टू बॉडी लाइक सन और मून के बीच में, अर्थ और सन के बीच में, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अर्थ के सरफेस पर दूसरी बॉडी जो फोर्स लगा रही है तो हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी आती है। आगे दोनों में डिफरेंस समझ में? यस सर। देवदेव, प्रज्ञा, यस हाँ सर। जी सर। आया समझ में?
Yes, sir. Force of gravity is the force of attraction between the two bodies in which one must be the earth. ठीक है, दो बॉडी में अगर एक अर्थ होगा तो दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट हम आ जाए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Force of attraction between the two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। देखो दो बॉडी हम ले रहे हैं, M1 और दूसरा है M2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। देखो जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं हमेशा दोनों के सेंटर के बीच का मेजर करें। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू अट्रैक्शन। सर M1 M2 सर क्या है? दो मासेस, यही हमने स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडी, ये याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This is the Newton's law of gravitation. सर टू मासेस कौन से हैं? M1 और M2, any two bodies. सर मतलब सर टू मासेस समझ नहीं आया सर, रियल लाइफ में सर कौन सा होगा सर टू मासेस? जैसे दो मासेस कोई भी दो ले लो, अर्थ ले लो, सन ले लो ना, मैं कहां बाकी का बात कर रहा हूं। ओके सर। सन ले लो, मून ले लो, अर्थ ले लो, मून ले लो, आगे सर समझ एक में? अर्थ होना चाहिए ऐसे सर, एक अर्थ होना चाहिए या तो वो दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जैसे एक पेन है एक अर्थ है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी दो प्लैनेट के बीच में, दो बॉडीज के बीच में। देखो अर्थ की भी अपनी ग्रेविटी है, मून की भी अपनी ग्रेविटी है। मून पर अगर हम पेन को ड्रॉप करते हैं तो वहां फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी मून का होगा। अर्थ पर हम पेन को ड्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ की होगी। और अर्थ और मून के बीच में हम जहां तक बात कर रहे हैं तो दो बॉडीज, नॉर्मल दो बॉडीज हो गया, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी ग्रेविटी है ना। समझ में आ रहा है? हम दो प्लैनेट की कंपेयर कर रहे हैं यहां पर, ऐसे समझो। ओके सर, समझ में आ रहा है बात? यस सर। सर तो ये अगर तुम अर्थ पे अप्लाई नहीं है सर, केवल न्यूटन का लॉ अर्थ पे अप्लाई नहीं होता। देखो वैसे नॉर्मली तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें समझ में अर्थ पर सिर्फ ग्रेविटी, ग्रेविटेशन तो ग्रेविटी तो है। एक पेन ले लिया, एक अर्थ है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मैं तो ये पहले भी बोल रहा हूं, इफ वन ऑफ द टू बॉडी इज द अर्थ। बात समझ में आ रही है? सर मुझे सर ये समझ नहीं आया सर, न्यूटन का फिर लॉ सर फिर अर्थ पे एप्लीकेबल नहीं होगा? क्यों नहीं अर्थ के लिए एप्लीकेबल? क्योंकि सर वो अर्थ भी तो एक मास ही तो है, अर्थ भी तो मास है। हम इसलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोल रहे हैं ना कि अर्थ की ग्रेविटी में फॉल कर रहे हैं ये पेन। लेकिन अर्थ और मून
ये नहीं है कि अर्थ मून के ग्रेविटी में जाकर फॉल कर गया। मतलब कि सर ग्रेविटेशन के अंदर ग्रेविटी है। ग्रेविटी ग्रेविटेशन दोनों एक ही है, लेकिन अगर हम हाँ, ये बस पेन ग्रेविटी जो को गिर तब रही दे है, दिया जब अर्थ के साथ रिलेट होगी तो। हाँ, अब अर्थ के सर? लिए छोटी सी बॉडी तो मून नहीं है, पेन ही तो लोगे ना, बुक लोगे ना। मून तो खुद ब खुद ग्रेविटी में गिर नहीं रही ने, क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर है मून। आ रही बात समझ में? यस जैसे सर। जैसे हाइट बढ़ती है ग्रेविटी का इफेक्ट कम होता जा रहा है, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो गिरेगा उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से बाहर दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सर एक अब आए बात समझ में? डाउट है हाँ बोलिए। सर, जैसे आपने बोला कि सर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो सर यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडीज पे लगता बॉडी है, के बीच में, बिल्कुल। तो हाँ। सर अगर सर जैसे सर ये पॉसिबल नहीं है, बट अगर सर मेरा और सर मून के बीच में कोई अट्रैक्शन है तो हाँ। सर वो ग्रेविटी होगा या फिर वो ग्रेविटेशन होगा? ग्रेविटेशन होगा, क्योंकि मून तुम्हारे ग्रेविटी में फॉल नहीं हो रहा है, तो ग्रेविटी तो तुम बात ही नहीं कर सकते हो। ग्रेविटी का मतलब हम अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? एंड सर अगर सर मेरा और सर किसी से मेरी पास पड़ी फुटबॉल का है तो सर क्या वो भी ग्रेविटेशन होगा? अगर मेरा और फुटबॉल, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि दोनों पर ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। समझ सर वो में आ तो रही सर, बात? लेकिन दोनों तो सर अर्थ का पार्ट है। हाँ, तो हाँ तो जी दोनों सर। का अर्थ ग्रेविटेशन का पाथ है, तो दोनों का ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। अर्थ के रिस्पेक्ट में हम किसी को बोलेंगे, तुम एक बॉडी दूसरे के रिस्पेक्ट में तुम बात कर रहे हो, दोनों के पास अपनी ग्रेविटी है। तुम हमारी बात को समझा करो, ये तीन बॉडी हो गई, तुम, तुम्हारे फ्रेंड और अर्थ। समझ में आ रही बात? यस सर। सर सर प्रज्ञा का सर पिछला वाला सर एग्जांपल सर और को वापस से बता दो। हाँ हाँ, मैं यही बता रहा हूं। प्रज्ञा, तुम बात को समझो। देखो, जैसे तुम और तुम अपने फ्रेंड के बीच में बात कर रहे हो, हाँ जी सर। क्या तुम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हो? नहीं सर। नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ग्रेविटी में नहीं होते। तुम्हारा अर्थ के साथ ग्रेविटी है, तुम्हारे फ्रेंड का अर्थ के साथ ग्रेविटी, अर्थ तुम्हें पुल करेगा, तुम्हारे फ्रेंड तुम्हें नहीं पुल कर रहे। मतलब सर जब तक वो टर्म अर्थ नहीं आता तब तक हाँ, हम लोग सर ग्रेविटी नहीं मतलब बोलेंगे, दो हमेशा बॉडी जो gravitation तुम ले रहे हो उसमें एक अर्थ को तुम ले रहे हो। आ रही बात समझ में? हाँ जी हाँ जी। अब जैसे तुम मून पर हो, अब मून पर ही तुम्हारे और मून के बीच में हम देखेंगे, तो वहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, क्योंकि मून के ग्रेविटी में तुम ले रहे हो। सर फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी। फोर्स ऑफ मून की ग्रेविटी हो गई ना, यस सर। जैसे अर्थ की तरफ मून हो गया। यस सर। ओके सर। आ गई ना बात समझ में? यस सर। तो वहां हम सन के साथ हम अपने बॉडी को हम बोलेंगे ग्रेविटी में। सबकी अपनी ग्रेविटी है ना। प्रज्ञा, आया हमारी बात समझ में? सर वो जो सर अभी से आप सर मून की और सन की बात के लिए मैं आपसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। अब देखो, तुम बात समझो। जैसे हम अभी अर्थ पर हैं, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ हमारे ऊपर लगा रही है ना, हाँ जी सर। क्योंकि हम और अर्थ के बीच में है, मतलब दो बॉडी हैं। अगर तुम मून पर जाते हो तो मून की अपनी ग्रेविटी हो गई ना, अब तो अर्थ के ग्रेविटी से तो तुम बाहर हो। हाँ जी सर। तो मून की ग्रेविटी कितना होता है? G/6 होता है। अर्थ पर होता है 9.8, तो 9.8 का 1/6 होता है मून की ग्रेविटी। तो अब तो तुम मून पर हो, तो मून तुम्हें पुल कर रहा है ना,
अब अर्थ तो मैं नहीं पुल कर रही है ना। यस सर। हमारी बात समझ में आ गई? तो वहां भी वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन मून के लिए। यहां मैं अर्थ पर बात कर रहा हूं तो अर्थ की ग्रेविटी है। हेलो? सर बेसिकली सर ग्रेविटी डिपेंड किस पे करती है? क्योंकि सर आपने बोला कि सर अगर मैं और मेरी फ्रेंड है और सर हम दोनों सर अर्थ पर ही हैं, तो सर हमारे बीच में सर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन है, हाँ जी। लेकिन लेकिन सर तुम्हारा अर्थ के मेरे साथ है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हाँ, तुम्हारे और फ्रेंड का अगर अर्थ के सर साथ है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम लोग सर अगर सर हाँ यही सेम केस मून पे लेते हैं, हाँ, तो सर मेरी और सर फ्रेंड के बीच में सर फोर्स ऑफ फिर से ग्रेविटेशन फोर्स भी ऑफ रहेगा, ग्रेविटेशन ही है। लेकिन तुम्हारे और सर मून के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, सर हाँ क्योंकि तो वो सर अर्थ की मून ने ग्रेविटी। अर्थ की जगह ले ली ना। वो अर्थ की जगह ले लिया मून, वो यस अर्थ के सर। इन्फ्लुएंस में तुम। यहाँ वहां तुम मून के इन्फ्लुएंस में हो, यहां तुम अर्थ के इन्फ्लुएंस में। तो नॉर्मली हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि हम तो अर्थ पर है इसलिए अर्थ के लिए ही डिफाइन करते हैं। ओके सर। आ गई बात सर समझ में? सर अगर जैसे कि सर अगर हम अगर मतलब कि अर्थ पर होके भी सर ग्रेविटेशन की बात नहीं कर सकते, मतलब कि अगर दो मासेस के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो सर वो ग्रेविटी बोलेंगे। ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशन। केवल अर्थ है इसलिए उसको और भी स्पेशल हमने बोल दिया, ग्रेविटी। अदरवाइज दिस इज द ग्रेविटेशन, दो बॉडीज के बीच में। नहीं सर, जैसे कि ग्रेविटी, अगर मान लो अगर मैं तुम और एक फोर्स ऑफ किसी ग्रेविटेशन भी बोलोगे तो गलत नहीं है, उसी का स्पेशल और हो गई ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ के इन्फ्लुएंस में है। अच्छा अच्छा, अगर सर कोई भी चीज अर्थ के ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस में है इज तो द ग्रेविटी, ग्रेविटी। अगर मासेस के बीच में तो ग्रेविटेशन। हाँ, तुम जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इफ वन ऑफ द टू बॉडी इज द अर्थ। ओके सर। डेफिनेशन समझो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इफ वन ऑफ द टू बॉडी इज द अर्थ। अब आया सबको क्लियर है? तो ग्रेविटी यस के सर। बदले में अगर यस तुम सर। ग्रेविटेशन भी बोल रहे हो तो गलत नहीं है। अर्थ के लिए हम बात करें इसलिए हमने उसमें ग्रेविटी बोल दिया, मतलब हमने उसको और भी क्लियर कर दिया है। प्रज्ञा, आया समझ में? सर एक छोटा सा क्वेश्चन। बोलो। सर फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस पर डिपेंड करता है? देखो, अभी हम इसका फॉर्मूला आगे हम डिराइव करेंगे। फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी है वो मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ पर डिपेंडेंट है। ओके सर। समझ गए? हाँ हम उसको कैलकुलेट करके तुम्हें 9.8 प्रूफ करके बताएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? हम 9.81 निकाल के तुम्हें बताएंगे जी की वैल्यू। अब यहां तक में सबको क्लियर हो गया या अभी भी डाउट है? क्लियर है सर। दिव्यांग, अर्लेन, सौम्या, यस सर। अर्नब, बताइए, किसी को भी डाउट है पूछ लीजिए। नो मैं सर। एक ही बात बोल रहा हूं, एक ही चीज याद रखो, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ अर्थ के इन्फ्लुएंस में है इसलिए हमने बोल दिया अर्थ की ग्रेविटी में, क्योंकि अर्थ फोर्स लगा रही। समझ गए? दोनों एक ही चीज है। आगे बढ़े।
कार्तिक, यस यस सर। सर। प्रज्ञा, यस देवदेव, सर। आगे बढ़ने का मुझे मौका दीजिए। अर्पिता, यस सर। तो फोर्स ऑन वन अट्रैक्शन है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, सेकेंड बॉडी फर्स्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जिस पर फोर्स एक्ट कर रही है वेक्टर का टेल उस पॉइंट पर रखना है, और अट्रैक्शन मींस इनवर्ड F12। सिमिलरली फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इनवर्ड, both are equal in magnitude, opposite in direction। तो F12 को हम क्या रीड कर रहे हैं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। F12 is force on one due to two। F21 force on two due to one। F12 minus of F21 equal magnitude, opposite direction। ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन देखो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगी। तो मॉड ऑफ F12 या मॉड ऑफ F21 दोनों F के इक्वल। आई बात समझ में? यस सर। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, F सर is फोर्स that इक्वल कैसे है? भैया एक फर्स्ट, अच्छा तुम मेरे पर जितना फोर्स लगाओगे तुम भी उतने ही मेरे पर, जब मैं जितना फोर्स तुम्हारे पर लगाऊंगा तुम भी उतने ही फोर्स तो मेरे पर लगाते हो। एक्शन और रिएक्शन तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी ना। यस सर, ओके सर। क्योंकि दोनों बॉडी की बात कर रहे हो तब तो म्यूचुअल फोर्स हो गई ना। 1 2 पर जितना फोर्स लगा है 2 1 पर उतना ही फोर्स लगा है। The force is directly proportional to product of their masses, and force is inverse of a square। अगर हमने दोनों को कंबाइन कर लिया तो m1 m2 by r, F is equal to G m1 m2 by r, where G, this is called universal gravitational constant, and its value is 6.67 10 to power minus of 11। यूनिट इसका लेंगे तो G इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपन m1 m2, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई kg का स्क्वायर। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर हम लेते हैं तो एफ जी, ये m इंटू जी, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, स्मॉल जी। हाँ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी स्मॉल जी यूज कर रहे हैं ना, सफिक्स में लिखा है m into g, where m is the mass of the body, g is the acceleration due to gravity। आगे बात समझ में? यस सर। हेलो, फोर्स ऑफ रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड बिग जी, force of gravitation is equal to the force of gravity if one of the two bodies is the earth। यही हमने बताया है अब तक।
सर 1 मिनट सर इसे दिखा दो सर, रीड करना है। देखो सर वन ऑफ के बाद क्या लिखा है? one of the two bodies is the earth. तो सर फिर आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटी सर F इक्वल टू mg को लिखा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो mg हो गई ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला mg होता है, यही तो हम g कैलकुलेट करके तुम्हें बताएंगे। अभी यही चीज हम बताना चाह रहे हैं तुम्हें। सर ये तो कह सर रहा है कि सर 9.8 अगर ही होती है ना। हाँ अच्छा, mg जो वेट लेते हो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही तो है। सर अभी सर आपने मतलब सर कहा था वो बता दो सर, अगर इसी की सर अर्थ होगा तो अभी सर मैं वो रिलेशन F तुम्हें इक्वल टू डिराइव कर रहा mg हूं, अभी कैसे सब आएगा। क्लियर हो जाएगा। अभी सारा क्लियर हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हो। अभी तो आगे तो हमने तो स्टेटमेंट लिखा है, अभी इक्वेशन लिखेंगे ना इसी पर। यस सर नहीं सर, ओके अभी आपने ऊपर बोला था ना सर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशन इक्वली होता है, सेम होता है। इक्वल ही तो हम कर रहे हैं अभी वही चीज। हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है mg, अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है Gm1m2/r²। ये दोनों को हम इक्वल ही कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है वही स्टेटमेंट, इसी को तो हम इक्वल ओके कर सर, रहे हैं। तुम ओके परेशान सर। क्यों हो रहे हो, सब बताएंगे। जब नई चीज सीखेंगे तो दिमाग तो लगेगा ही और डिस्कशन होगा ही। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यही मैंने लिखा है ना। हाँ सर। जी, एक बॉडी हमने क्या बताया, अर्थ का लेना है, और दूसरा कोई भी बॉडी होगा अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू mg। देखो g की वैल्यू आएगा Gme/re। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सर स्मॉल F इक्वल टू mg कैसे आया। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स नहीं ऑफ सर ग्रेविटी F क्या इक्वल होता टू है, mg। mg। फोर्स ही तो वेट होता है, जो ग्रेविटी में जो फोर्स लगती है उसी को हम बोलते हैं वेट। अच्छा अच्छा हाँ सर ठीक है। तो m इंटू ए ही तो g है। हेलो, यस अब सर। यहां पर दो मास ले रहे हो, तो हमने क्या बताया था कंडीशन, इफ वन ऑफ द टू मास इज द अर्थ, तो एक मास हमने अर्थ ले लिया और एक बॉडी के मास है, जैसे हमारे और अर्थ के बीच में, तो हमारा मास m है, तभी तो हमारे पर फोर्स mg लगेगा ग्रेविटी का। अरे बात सर समझ में। हेलो, हाँ जी यस सर। सर। अब देखो मास ऑफ द अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 की, और रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, मीन 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। तो g इज 6.67 10⁻⁻11। सर वैल्यूज वापस से बता दो। मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg होती है, और रेडियस ऑफ द यस अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। यस सर। ये वो ऐसा क्वेश्चन में दिया होता है। तो अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 10⁻³ और इसका होल स्क्वायर करोगे, और इसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो यही आता है 9.18 मीटर पर सेकेंड। अब आया समझ में हाँ सर। प्रज्ञा। सर आपने सर 9.81 लिखा है तो एक्चुअली क्या है, एक्यूरेसी पर 9.8 नॉर्मली तुम लेते हो, अदरवाइज एक्यूरेसी पर जाओगे ना तो जितनी ज्यादा तुम डिजिट में डेसिमल के बाद जाओगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होती है। ओके सर।
ठीक है, अब आया समझ में यहां तक? यस सर। तो आज इतने ही रखें प्रज्ञा। हाँ जी सर। तुमने बोला तो मैंने 15 मिनट्स और कर लिया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने हर कुछ क्लियर करते जा रहा हूं। अच्छी बात है तुम लोग पूछ भी लेते हो, ऐसे ही पूछा करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए।